नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हेलो डॉक्टर इस खास सेगमेंट की एक और कड़ी में, जहां हम लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। आजकल इंटरनेट से लेकर एआई से लेकर डॉक्टर्स से लेकर हर किसी को हम परेशान करते हैं अपनी हर हेल्थ की नीड्स को लेकर। हमारी जब भी थोड़ी सी भी जुकाम, थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है, हम उसका काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। पर इंटरनेट की हेल्प लेना जो है काफ़ी ज़्यादा एडवाइस नहीं करता हूँ मैं, लेकिन हाँ, डॉक्टर्स भी एडवाइस नहीं करते। लेकिन जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स उतना खुल के, उतना अच्छी तरह से बता नहीं पाते हैं। जब भी उनको कोई तबीयत खराब होती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको क्या तकलीफ हो रही है। तो इस टाइम पे उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ हो रही है, ये हमें डिसाइड करना, ये समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज का ये जो सेगमेंट है हेलो डॉक्टर का, आज के इस सेगमेंट में, आज के इस एपिसोड में उम्मीद करते हैं कि आपको एक मदद होगी बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स समझने में। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे नागपुर के काफ़ी जाने माने डॉक्टर सदाशिव भोले हमारे साथ इस वक्त यूसीएन स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यूसीएन स्टूडियो में हेलो डॉक्टर के इस पेशकश में। सर के बारे में मैं बता दूं, सर सीनियर यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन हैं। ये इंडिया के टॉप 10 सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड यूरो सर्जन्स में से एक है। ही इज अ डायरेक्टर एंड चीफ यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट एट केतकी नर्सिंग होम। तो सर, बच्चों की बात चल रही है, बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पीडियाट्रिक यूरोलॉजी क्या होती है और बड़े लोगों की जो एडल्ट वयस्क यूरोलॉजी में और पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में क्या डिफरेंस है? पीडियाट्रिक यूरोलॉजी ये सब स्पेशलिटी है यूरोलॉजी का, जिसमें कि यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं बच्चों के यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से। तो इसलिए उसको पीडियाट्रिक नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये बच्चों के लिए यूरोलॉजी स्पेशलिटी है। तो यूरोलॉजी के बाद पीडियाट्रिक यूरोलॉजी और यूरोलॉजी के दरमियान पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं, वो बच्चों की कुछ यूनिक यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है जिसको ट्रीट करने के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो पीडियाट्रिक यूरोलॉजी बहुत भिन्न है एडल्ट यूरोलॉजी से। भले कुछ डिसीजेस, कुछ बीमारियों का ओवरलैप है, लेकिन उसको ट्रीट करना, उसके अप्रोचेस, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके वे ऑफ टेक्निक्स जो है, टेक्निक्स अलग अलग, ये सब अलग होते हैं पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में। ओके, तो एज अ डॉक्टर क्या सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है मोस्टली, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट मतलब एक पीडियाट्रिक बॉय, ये बॉय इज नॉट ए स्मॉल मैन। मतलब एक पीडियाट्रिक एज ग्रुप का बच्चा है, ये नहीं है कि एडल्ट को छोटा करके आप वैसे का वैसे ट्रीट करो। बिल्कुल। दूसरी बात, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, फॉर एग्जांपल जैसे पथरी ले लीजिए आप, स्टोन्स पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी बहुत होते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ स्टोन इन एन एडल्ट विल बी डिफरेंट, पीडियाट्रिक्स में डिफरेंट होगा। ओके। बहुत बार पीडियाट्रिक्स में स्टोन के पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट नहीं करते, वो ब्लड इन यूरिन, लाल पेशाब यूरिन आती है, उनको हेमेचुरिया जिसको बोलते हैं, उसके साथ वो प्रेजेंट करते हैं। सो जो प्रेजेंटेशन है बच्चों का, वो भी एडल्ट से अलग होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको देखने का नज़रिया, जब एक पीडियाट्रिक पेशेंट अपने पास आता है या उसके सिम्टम्स होते हैं, डायग्नोसिस करना, उसके तरफ का नज़रिया, ये एकदम थोड़ा अलग होता है एडल्ट यूरोलॉजी के हिसाब से। ओके। तो सर, आजकल में सबसे ज़्यादा कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी देखने मिल रही है वैसे बच्चों में? देखो, बच्चों में ट्रेडिशनली अगर अपन बच्चे देखेंगे तो उसको अपन दो भाग में बांटेंगे। एक मतलब कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज, कि जिसके साथ बच्चा कुछ किडनी का स्ट्रक्चर में व्यंग है जिसके साथ पैदा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि नली बंद है और किडनी में सूजन आ गई, या ब्लैडर में कोई डिफॉर्मिटी है, या पेशाब की नली में वॉल्व है जिसको पीओ वॉल्व बोलते हैं, या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिससे ब्लैडर का नर्व सप्लाई नहीं है। ये अलग अलग टाइप के एब्नॉर्मलिटीज रहती है, जो कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज, डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटीज रहती है। दूसरी एब्नॉर्मलिटीज जो रहती है, जो जैसे एडल्ट्स में जैसे रहती है, कि जैसे एक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल कि जैसे स्टोन हो गया बच्चे को, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, या फिर कहीं इंजरी हो गई, ये एडल्ट जैसे प्रेजेंटेशंस है। कभी कभी यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है जिसमें से यूरिन बाहर आती है, उसमें जैसे एडल्ट्स में स्टेनोसिस होता है, वैसे मिएटल स्टेनोसिस होता है, बच्चों में भी होता है। थर्ड सबसेट विच आई वुड कॉल इज अ डेवलपमेंटल थिंग, कि जैसे डेवलप होना चाहिए यूरोलॉजिकल या यूरिनरी ट्रैक्ट, वैसे नहीं हो रहा है। है ना? फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे माँ पिताजी अपने बच्चे को लेके आते हैं कि इनके जेनाइटल जैसे डेवलप होने चाहिए, मेल बच्चे के, बेबी के पर्टिकुलरली, वो वैसे डेवलप नहीं हो रहे।
तो माइक्रोपेनिस, ये दीज आर डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटीज की जहाँ पे डेवलपमेंट बच्चे का जैसा होना चाहिए, वो एज ग्रुप में जैसा बच्चा होना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोलॉजी अलोन, नॉट अबाउट हाइट वेट की बात नहीं कर रहा मैं. आई एम टॉकिंग प्योरली अबाउट यूरोलॉजिकल थिंग. तो वो नहीं होता है. ओके तो ये काफी मतलब ग्रोथ से रिलेटेड एक अलग हो जाती है कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी. जबकि जब बच्चा फीटस था, जब डेवलप हो रहा था, तभी किसी किसी को आपको बताया क्या, किसी किसी को एक किडनी बचपन से ही नहीं होती है. एक किडनी पे दे रिमेन नाइस. मतलब बहुत सारे तो एडल्टहुड में प्रेजेंट मतलब डायग्नोस होते हैं कि कोई दूसरे कारण के लिए सोनोग्राफी करी तब उनको समझा कि किडनी नहीं है, या किडनी दो एक जगह पे नहीं रहती, एक पेल्विस में रहती है. सो बहुत अलग अलग टाइप के ऐसे वेरिएशंस है कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज में. कुछ बचपन में प्रेजेंट करते हैं, कुछ डे 1 पे प्रेजेंट करते हैं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी प्रेजेंट करते हैं, कुछ जब बच्चा जब 5-6 साल का होता है, या कुछ टीनेज में भी प्रेजेंट करते हैं. डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स यू नो. सो जैसा एक एक्स्ट्रोफी एपिस्पेडिस कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कि बच्चे का ब्लैडर पेट के बाहर होता है पूरा खुला. सो वेरी ड्रामेटिक काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन. वो एट बर्थ दिखता है. यू डायग्नोज इट एट बर्थ. तो उसको बच्चे को इमीडिएटली विद इन 40 to 72 आवर्स ऑपरेट करके वो ब्लैडर अंदर डाल के ऊपर से एब्डोमेन क्लोज करना पड़ता है. दीज आर ड्रामेटिक काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस. तो ऐसे भी देखने मिलते हैं. लेकिन सर बच्चों की प्रॉब्लम्स में एक जो सबसे कॉमन चीज देखने मिलती है कि बच्चे जो है बेड वेट करते हैं, है ना, बिस्तर गीला करते हैं. तो पेरेंट्स लोग भी काफी बार उसको अवॉइड करते हैं, उसको इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि यार कुछ बुरा सपना देख लिया होगा, या कुछ डर गया होगा, या कुछ बिचर गया होगा. तो ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट है इसे नोटिस करना, और कितने फ्रीक्वेंसी के बाद इसे नोटिस करना चाहिए और एक्चुअली डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, बेड वेटिंग को हमारे भाषा में नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बोलते हैं. तो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस जो है ये सीरियसली कब लेना चाहिए? जब आपका बच्चा, लड़का या लड़की 7 साल के ऊपर हो लेकिन उसका कंट्रोल नहीं आया हो रात को. ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट एट एनी एज आफ्टर 2.5-3 ईयर्स. 2.5-3 ईयर्स में बच्चा कम्युनिकेटिव हो जाता है. और आप देखते हो कि दिन में भी उसको ऐसे सिम्टम्स है. दिन में मतलब सोते वक्त नहीं, जब वो जागता होता है. तो स्कूल से जब आता है तो पैंट गीला है, कपड़े अंडर गारमेंट्स गीले हैं. और तो दीज आर वेरी रेड फ्लैग्स कि दिन में भी है. उसको डायूर्नल सिम्टम्स बोलते हैं. और नॉक्टर्नल दोनों चीज़ें हैं. तो आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट, जल्दी से जल्दी यूरोलॉजिस्ट को दिखा के ओपिनियन लेना चाहिए. नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस पर से जब है तो 90%, 99% बच्चों का बाय द एज ऑफ 7 ईयर्स कंट्रोल आ जाता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं माँ बाप को ये समझाता हूँ कि सपोज अपने पास एक मोबाइल है, अपन ने 6 महीने बंद है वो, लेकिन आप जब उसको चार्ज करते हो तो उसकी मेमोरी में जो मैसेजेस थे वो दिखते हैं आपको, उसके फ़ोन नंबर्स, टेलीफोन कॉन्टैक्ट सब दिखते हैं. जबकि 6 महीने वो पावर ऑफ था उसका. द सेम थिंग हैपेंस इन द ब्रेन. तो कि जब मैच्योरिटी आती है, जब बच्चा सोता है, तो इवन जब नींद में भी उसको अवेयरनेस रहता है कि मेरे को यूरिन नहीं आ रही है या आ रही है, तो मैं उठूँ नहीं उठूँ. जो छोटे बच्चे तो उठ नहीं पाते, बट वो रात भर कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को, और जब उठते तभी बाथरूम जाते हैं. सो कितना बहुत कॉम्प्लेक्स ये फिजियोलॉजी है ना, कि नींद में भी आप जागे हुए हो और नींद में भी आपको अवेयरनेस है कि मेरे को बिस्तर गीला नहीं करना है. ये बहुत कॉमन चीज़ है. लेकिन अगर इस पर सोचेंगे, मैंने जैसे आपको टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन का एनालॉजी दिया, तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग यू नो फ्रॉम ब्रेन पर्सपेक्टिव. अब अगर 7 साल हो गए और अपने को उसमें से राहत नहीं मिल रही, तो वी मस्ट पे अटेंशन टू इट. क्यों? क्योंकि अगर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, रात को अगर बेड वेटिंग है और दिन में उसको इनकॉन्टिनेंस है या यूरिन करने में दिक्कत है, या बच्चे को पेशाब करने में वक्त अलग अलग वो एक्शन करता है, बहुत सारे एक्शंस है, उसको डिसफंक्शनल वॉर्डिंग बोलते हैं. तो कुछ ना कुछ अंदर एबनॉर्मलिटी है जो अपने को डिटेक्ट करके ठीक करनी है. जैसे बच्चे बता नहीं पाएंगे एडल्ट जैसे, बट उनके मैनरिज्म से अपने को पता चलता है क्या है क्या. तो अब वो जब यूरिन करने जाता है तो बहुत देर बाथरूम में बैठता है, या बहुत अलग अलग पोजीशन लेके यूरिन करता है. सो दीज आर द साइंस विच शो कि कुछ तो भी अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है. तो अपने को उसकी तरफ ध्यान देना है. नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस अलोन है, 7 साल अगर बच्चे को हो गए तो वी मस्ट पे अटेंशन. और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि लड़कियों को कंट्रोल ज़्यादा पहले आता है बच्चों से, मतलब मेल बॉयज से. दे आर मच मोर अवेयर, देयर मोटर कंट्रोल्स आर अवेयर, ज़्यादा जल्दी होते हैं. तो अगर लड़का है और 7 साल तक कॉन्टिनेंट हुआ तो डेफिनेटली करना चाहिए. क्योंकि क्या होता है बाद में 7 साल के बाद क्या होता है कि एक तो ही नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट, और अगर ट्रीटमेंट नहीं तो इट स्टार्ट्स गिविंग द बच्चा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होना चालू होता है. निगेटिव उसका खुद का अपने बारे में निगेटिव होता है. सोशल लाइफ
और कहीं ट्रिप पे नहीं जा सकता, और लड़के भी स्कूल में पता चला तो बच्चे चिढ़ाते हैं, घर में माँ बाप नैक करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, तो वो तू ज़्यादा पानी पी लेता है, तू रात को उठ के नहीं जाता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू गेट अप एट नाइट एंड गो. रात को उठ के एडल्ट्स के लिए आसान है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है. तो इसलिए हमको काउंसलिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट बच्चे का तो करने साथ साथ माँ बाप को भी उतना ही टाइम देना पड़ता है. वी हैव टू टेल देम. सो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बेड वेटिंग इग्नोर करना है क्या, नहीं करना है. अगर आपका बच्चा 3 साल का है और सिर्फ रात को प्रॉब्लम है तो इग्नोर कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका बच्चा 8 साल का है तो डेफिनेटली नहीं कर सकते. अपने को उसको एक्टिव ट्रीटमेंट देने की जरूरत है. तो सर वार्निंग साइंस की अगर बात करें, कुछ यूटीआईज हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो वो कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है अगर पेरेंट्स को डिटेक्ट करना है कि यार ही इज सफरिंग फ्रॉम यूटीआई? या देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बच्चों में यह है कि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो ये किसी बड़ी एबनॉर्मलिटी का अंदर का एक बहुत बड़ा सिग्नल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैडर में से यूरिन किडनी की तरफ वापस जा रही है, जैसे साइकिल के टायर में वॉल होता है वैसे हमारे ब्लैडर में वॉल होता है, तो यूरिन नीचे आने के बाद एक भी ड्रॉप वापस नहीं ऊपर जाता, बिकॉज दैट वॉल उसी में वन वे अलाउ करता है. अगर वो डेवलप नहीं हुआ तो रिफ्लक्स होता है, उसमें प्रेजेंटेशन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है. सो बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट से प्रेजेंट होता है. वैसे ही सपोज प्यू वॉल है या कहीं पर रुकावट है, कहीं एब्नॉर्मलिटी है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी द प्रेजेंटिंग साइन. तो जब भी बच्चा यूटीआई का आता है तो हमको वो देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुआ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी आपने बोला कि यूटीआई प्रेजेंट कैसे करा, तो बच्चों में हाई ग्रेड फीवर, अनएक्सप्लेनेबल हाई ग्रेड फीवर, दैट इज वन थिंग. अगर बहुत छोटे बच्चे हो, जैसे न्यूनेट्स हो, इन्फेंट्स हो, 6 महीने का, 1 साल का, तो बहुत बार फीवर इतना ज़्यादा हाई नहीं आता, बच्चा ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देता है, ऐसा पड़े रहता है, लिस्टलेस, लेथार्जिक हो जाता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ अ प्रॉब्लम इज द चाइल्ड रिफ्यूजेस टू फीड. ओके, माँ फीड करने जाती है तो वो फीड नहीं करता, और जो फीड किया वो रिजेजिटेट वॉमिटिंग करता है. ऑफ कोर्स फीवर तो देखना ही है अपने को. और दीज आर द साइंस कि बच्चे, कभी कभी फेब्राइल कन्वल्शन आते हैं, बच्चे को डायरेक्टली बुखार इतना होता है कि 2 घंटे में उसको कन्वल्शन और एपिलेप्सी जैसे फिट आने लगते हैं, तो घर वाले डर जाते एकदम क्या हुआ क्या हुआ. तो द बेसिक प्रॉब्लम इज यूटीआई. ये बच्चों का छोटा. और एक साइन है जो कि अपने को बताती है कि मतलब प्रॉब्लम है, जैसे बच्चा यूरिन करते समय बहुत जोर से रोने लगता है, सीवियर पेन होता है उसको, क्योंकि तो दर्द तो बता नहीं सकता बट वो बहुत जोर से रोता है, और यूरिन होने के बाद 5-10 मिनट उसको पैसिफाई करने के बाद वो चुप होता है. नेक्स्ट टाइम जब भी यूरिन होता है तो दैट मीन्स he has urinary tract infection. You have to investigate urinary tract infection. Of course फीवर रहा तो हम लोग चेक करते ही है. और कभी भी एक अभी प्रिंसिपल ये है कि अगर फीवर है तो यू मस्ट चेक फॉर यूरिन टेस्ट करके. यूरिनरी इन्फेक्शन शुड बी वन ऑफ द डायग्नोसिस इन पेशेंट जिसको एक्यूट फेब्राइल इलनेस जिसको हम बोलते हैं वो है, तो हमको देखना ही. सो मतलब इस आपने जितना बताया सर, यूटीआई जो है एज कम्पेयर टू एडल्ट बच्चों में ज्यादा हार्मफुल या ज्यादा, दे आर वेरी हार्मफुल इन चिल्ड्रन, वेरी हार्मफुल. उसके पीछे कुछ एक दूसरी बीमारी छुपी हो सकती है, इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं ना. जैसे रिफ्लक्स मैंने आपको बताया कि यूरिन ब्लैडर का, जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आधा यूरिन है, कुछ पार्ट यूरिन ऊपर जाता है, तो उसमें यूटीआई हुआ तो ये जो ब्लैडर के इन्फेक्टिव बैक्टीरिया है, जो जंतु है, वो किडनी में जाते, किडनी में स्कारिंग हो जाता है, एंड दिस स्कारिंग इज परमानेंट, so lifelong, and if untreated then these children, ये जो बच्चे हैं, ये बड़े होके इनको रीनल फेलियर होता है, किडनी फेल होना, क्रिएटिनिन बढ़ना, डायलिसिस की जरूरत पड़ना, ये सब होता है. इतना फेब्राइल इलनेसेस होता है, इतना पेशेंट बीमार हो जाता है वो बीमारी में, पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी का इन्फेक्शन हम बोलते हैं, रिफ्लक्स में, कि उसका स्कूल, डेवलपमेंट, फूड, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब्ड. सर ये मेरा सवाल होने ही वाला था कि ओवरऑल बॉडी के भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी असर पड़ता है. यस, इट बॉडी का वेट कम होता है बच्चों का, जो कंपेरेबल अपना वेट है स्टैटिस्टिकली. फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं उसको. ग्रोथ बराबर नहीं होती, फिर बच्चे का कोई चीज़ में मन नहीं लगता, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है इससे. एंड इफ यू डायग्नोज इट एंड इफ यू ट्रीट इट, कंप्लीटली ट्रीटेबल है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पीडियाट्रिक्स, कि अगर आपने उसको डायग्नोसिस प्रॉपर्ली किया और आपने ट्रीट किया तो वो कंप्लीटली ट्रीटेबल प्रॉब्लम है. सर किडनी स्टोन्स की भी आपने बात की थी जी. यूरोलॉजी की बात करें तो किडनी इज अ वेरी इंटीग्रल इम्पोर्टेंट पार्ट. तो किडनी स्टोन्स जो है बच्चों में, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स? थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट. मतलब नॉर्मली किडनी स्टोन जो बच्चों में होते हैं वो एकदम प्राइमरी होते हैं, जिसमें कि कोई मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी होती है, मतलब
ब्लड में कैल्शियम या ऑक्सालेट या xanthine या यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म की कोई प्रॉब्लम होती है जिससे ये स्टोन मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी से होता जी। है। यूजुअली एडल्ट स्टोन्स विल प्रेजेंट विद सीवियर पेन, वॉमिटिंग, कोलिक जिसको बोलते हैं। बच्चों में प्रेजेंटेशन इज आइदर इन अ फॉर्म ऑफ हिमैचुरिया, मतलब जैसे खून आना, लाल पेशाब होना, या दूसरा प्रेजेंटेशन है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, यूटीआई में भी होता है। तो ये दो चीज़ों से यूजुअली बच्चे प्रेजेंट करते हैं स्टोन में। और जो हमारी मान्यता थी या जो जनरल पब्लिक की मान्यता है कि बच्चों में स्टोन नहीं होता है, बहुत रॉन्ग है। वी सी सो मेनी चिल्ड्रन विद स्टोन्स। दूसरा एक सबसेट रहता है जिसमें सेकेंडरी स्टोन्स रहते हैं, कि जैसे किडनी की जो नली है वहाँ पे एक जगह पर ब्लॉक है बच्चे की बचपन से, तो उसमें यूरिन रुकती है, ठहरती है, तो ठहरने वाले या रुकने वाले यूरिन में कभी भी स्टोन होता है। तो किडनी में यूरिन रुकती है, पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉक है नली में, तो जब वहाँ यूरिन रुकती है तो यूरिन में स्टोन क्रिस्टलाइज होकर स्टोन बनता है। दीज आर सेकेंडरी स्टोन्स, दीज आर नॉट प्राइमरी स्टोन्स। वो कुछ कारण है एनाटॉमिकल, स्ट्रक्चरल कुछ कारण है जिससे यूरिन रुक रही है, जिसके कारण ये स्टोन बन रहा है, तो ये सेकेंडरी स्टोन है। प्राइमरी स्टोन मतलब प्राइमरीली स्टोन होके वो तकलीफ दे रहा है, दैट इज प्राइमरी स्टोन। क्योंकि जितना मैंने सुना है अब तक किडनी स्टोन्स के बारे में, जो एडल्ट्स में जो होता है मोस्टली लाइफस्टाइल की वजह से होता है, जंक फूड एंड एवरीथिंग, जो मैदा खाते हैं या नॉन हेल्दी फूड खाते हैं, तो उस वजह से किडनी स्टोन की चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि बच्चों का तो क्योंकि दे आर इन डेवलपमेंट स्टेज, और पेरेंट्स हमेशा उनको जंक फूड के लिए तो वैसे ही उनको परहेज करवाते ही है। सो इसलिए मैं आई वाज कंसर्न्ड अबाउट कि नाउ अभी जो आप बोल रहे हो वो पिक्चर बहुत चेंज हो रहा है धीरे धीरे एक्चुअली। सो बच्चा 7-8 साल का है, उसके नीचे है स्टोन है, तो मोस्टली यू विल फाइंड कि मेटाबॉलिक कुछ तो प्रॉब्लम है। बच्चा 14-15 साल का है, फिर देन दिस फैक्टर कम्स। 14-15 साल में वो तो एडल्ट से भी ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अभी वी लिव इन ए जोमेटो एंड स्विगी जनरेशन है अपना। तो एंड बहुत माँ बाप भी एक लेवल तक बच्चे को बोल सकते हैं, अनलेस वी हैव अवेयरनेस बच्चों में खुद, तब तक उनका मुश्किल है। तो और दे डोंट नो दैट दिस इज हार्मफुल। सो ये एज ग्रुप में अगेन दिस सेम एडल्ट का अप्लाई होता है कि मैक्सिमम लोग देखते हैं रॉन्ग हैबिट्स, टू मच सॉल्ट इनटेक, बहुत सॉल्ट इनटेक है अपने लोगों को, तो उसकी वजह अपना डेयरी प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, अपना सॉल्ट इनटेक का प्रॉब्लम है। तो स्टोन्स इन टीनेज एरियाज इज यूजुअली अगेन लाइफस्टाइल स्टोन्स। दिस चिल्ड्रन 8 साल 10 साल, इसमें नॉर्मली मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिक हो सकता है। ओके। और सर न्यूबॉर्न्स में एक ये हाइड्रोनेफ्रोसिस जो ये बीमारी है ये भी देखने मिलती है, तो ये क्या होती है और ये हर बच्चे को सर्जरी ज़रूरी होती है जब ये अगर होता है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस? हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब उसका बेसिक मतलब है किडनी में सूजन, मतलब किडनी में कहीं ना कहीं रास्ते में ब्लॉक है। वो ब्लॉक किडनी की नली जहाँ से शुरुआत होती है, पेल्विस पीयूजे, पेल्विस रेटर, वहाँ पे हम बोलते हैं, टू जहाँ तक ब्लैडर के नीचे भी जो रास्ता है यूरेथ्रा जिसमें से यूरिन एक्चुअली बाहर निकलती है, इट्स कॉमन पैसेज। तो कोई भी रास्ते में रुकावट होने से जो सूजन आती है किडनी पर, उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। ओके, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस बच्चों में जनरली देखा कब जाता है, जब पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन कॉमनेस्ट है, जैसे नली में डेवलप ही नहीं हुआ, ब्लॉकेज है बचपन से और किडनी फूली हुई है, यूरेटर में ब्लॉक्स, रिफ्लक्स में भी थोड़ा सा हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, यूरेथ्रा में अगर पीयूवल नाम की एक चीज़ रहती है, जैसे एक वॉल जैसे फ्लटर रहता है, तो वो यूरिनरी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उससे दोनों किडनियाँ फूल जाती है, दैट इज हाइड्रोनेफ्रोसिस। सो हाइड्रोनेफ्रोसिस जेनेरिक टर्म है ये बोलने के लिए कि वो किडनी में सूजन है। अब इसका कारण क्या है ये हमको पता लगाना है, और इसका क्या ट्रीटमेंट है ये अपने को बताना है। काफ़ी पेरेंट्स है जो सर्जरी जो है छोटे बच्चों की करवाने के लिए डरते भी है, काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं। तो पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में आज की डेट में सर्जरीज कितना सेफ हो गई है, कितनी डेवलप हो गई है, इस बारे में अगर मैं पूछूं? आई वुड से मच 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 सेफर। 30 साल पहले की पीडियाट्रिक यूरोलॉजी की प्रैक्टिस और अभी इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नंबर सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब वी स्टार्ट फ्रॉम नियोनेट, मतलब बच्चा पैदा होकर 4 दिन हुआ है उसका ऑपरेट करना है, ऐसे भी पेशेंट आते हैं। बायोलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट एन्यूरिया है, यू हैव टू ऑपरेट, तो ऐसे भी होते हैं, सेफली होता है। सम एलिमेंट ऑफ रिस्क इज देयर बिकॉज ऑफ बेबी इज़ वेरी फ्रेजाइल, ये सब इन्फेक्शन का डर है, बट दैट इज़ वेरी रेयर। नॉर्मली अभी करंट एनेस्थेशिया टेक्निक्स, एनेस्थेशिया के ड्रग्स, सुगनी के जो दवाइयाँ हैं, सुगनी के डॉक्टर की स्किल्स, ये भी बहुत इम्प्रूव हुए, सर्जिकल स्किल्स इम्प्रूव हुए।
जो इंस्ट्रूमेंटेशन था वो अभी बच्चों के लिए छोटी छोटी इतने साइज की दूरबीन आती है जिसको डालने के बाद आपको 4K में 55 इंच के मॉनिटर में स्क्रीन पे मूवी स्क्रीन पे आपको दिखता है अंदर क्या चल रहा है. दिस इज टेक्नोलॉजी. यस. इट्स अ स्मॉल थिंग, आई विल टेल यू, नॉट मोर देन दिस. इतने इससे बड़ी ये नहीं है. उसमें से इंस्ट्रूमेंटेशन जाते हैं जिससे कि आप लेजर फाइबर डाल के आप ऑपरेट भी कर सकते हो. इसमें से फोर्सेप डाल के आप कुछ निकाल भी सकते हो. सो दैट टेक्नोलॉजी. सो व्हाट हैपेंस इज जितना इंस्ट्रूमेंटेशन और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है उतना सेफ्टी ऑफ प्रोसीजर्स फॉर दिस एज ग्रुप improves. It is all combined together. एनेस्थेशिया में एनेस्थेटिक ड्रग्स देना, जो गैसेस थे वो अभी इम्प्रूव हो गए. वी यूज वेरी मॉडर्न काइंड ऑफ मेडिसिन विच आर अवेलेबल, अपने देश में अवेलेबल है. तो दैट हैज मेड पीडियाट्रिक यूरोलॉजी सेफर, रिजल्ट ओरिएंटेड, एक्सट्रीमली रिजल्ट ओरिएंटेड ब्रांच. तो सर इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी की भी आपने बात करी है, तो रोबोटिक सर्जरी भी एक काफी ज्यादा Yes, बूम पर है. yes, So, yes. is it available for the Yes, pediatrician? yes, it is available. It is available. But robotic laparoscopy इसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होता है कि थोड़ा बच्चे का एब्डोमेन बड़ा चाहिए. सी द बच्चा इज लाइक दिस, है ना, उसमें पोर्ट्स डाल के उसमें. बट यस, रोबोटिक सर्जरी इज अवेलेबल. रोबोटिक सर्जरी इज डन, एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है वो, रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपी. और एक चीज़ जो एस्टेब्लिश्ड है अभी, जो अभी तक नहीं थी, इस RIRS या यूरेट्रोस्कोपी या PCNL, मतलब अगर स्टोन है, स्टोन की प्रोसीजर्स, दूरबीन से, अभी वो सब चीज़ें एंडोस्कोपिकली होती है. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. जैसे फॉर एग्जांपल लैप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी एक प्रोसीजर है जिसको ओपन करना पड़ता था. तो उसमें 3 ऐसे 3 पोर्ट से ऑपरेशन होता है. 5 मिलीमीटर से कैमरा, 3 मिलीमीटर से इंस्ट्रूमेंट जाते हैं. 3 मिलीमीटर का इंसिजन आप सोचो, बच्चे को 3rd डे छुट्टी होती है. ओके. तो दैट रिकवरी, बड़ा होने का उसको दिखता भी नहीं कहाँ से ऑपरेशन हुआ. एंड इट हैज गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स. दे आर कंपेरेबल और इवन समटाइम्स बेटर देन ओपन सर्जरी. तो दीज थिंग्स आर अवेलेबल विच हैज मेड इट रियली थ्रिलिंग. मतलब दिस इट हैज मेड बेटर. ये तो क्या होता था, एडल्ट का मॉडिफाई करके टेक्निक बच्चों में यूज करो, इंस्ट्रूमेंट एडल्ट के बच्चों, ऐसा नहीं है. बच्चों का सेट अलग है अभी, पूरा सेट सब कुछ अलग है, अप्रोच अलग है, एडल्ट का अलग. दैट्स ग्रेट. एंड लास्टली सर, आपसे जाने से पहले एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा कि अभी पीडियाट्रिक टेक्नोलॉजी, पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट्स में क्या क्या नए इनोवेशंस, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, क्या एडवांसमेंट्स हो रहे हैं हमारे इंडिया में? सी, एडवांसमेंट्स आर ऑल ग्लोबल. देयर इज नो एडवांसमेंट लाइक इंडिया, UK, US, ऐसा नहीं है. ओके. एडवांसमेंट्स आर ग्लोबल, एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग इन अ बिग वे. टेक्नोलॉजी मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज, जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो इमेजिंग टेक्नोलॉजी. इमेजिंग इन द सेंस रेडियोलॉजी भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो गया, अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा हो गया. फिर इंटरवेंशन के जो स्कोप्स है हमारे, वो स्कोप्स मिनिचराइज हो गए, छोटे हो गए. लेकिन छोटे होने के बावजूद उनका जो इमेज क्वालिटी है वो 4K में चला गया. दूसरा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबल स्कोप्स. फ्लेक्सिबल स्कोप से यूरेट्रोस्कोपिकली आप अंदर से जाके स्टोन सर्जरी में बहुत फर्क हुआ. थर्ड इम्पोर्टेंट इज डेवलपमेंट ऑफ लेजर्स. वाई लेजर्स? क्योंकि आप इतने बारीक स्कोप डाल रहे हो, आपको देख के उसमें से ऑपरेट तो करते आना चाहिए. उसका चैनल रहता है बाल के बराबर, तो वी हैव बाल के बराबर लेजर फाइबर विच गोज थ्रू इट. द लेजर फाइबर कैन कट, इट कैन कोएगुलेट, कोएगुलेट ब्लड वेसल बंद कर सकता है, वॉल को कट कर सकता है, स्टोन को फ्रैगमेंट कर सकता है. so many things can be done with one laser. coupled with that, जो अपन ने बात की अभी, एनेस्थेशिया का डेवलपमेंट, बेटर मशीन्स, एनेस्थेशिया वर्क स्टेशंस, बेटर टेक्निक्स. आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. टेक एन एग्जांपल ऑफ ए स्मॉल नीडल. एक नीडल जिससे एनेस्थेशिया लगता था पहले, आज वो उससे बारीक से बारीक बाल इतनी बारीक हो गई, तो उसमें से एनेस्थेशिया देने में देयर इज नो पेन, नो ट्रॉमा, जस्ट थोड़ा सा कुछ तो ऐसा डिस्कम्फर्ट होता है, उसमें एनेस्थेशिया लग जाता है. तो एनेस्थेशिया कपल्ड विथ इमेजिंग, कपल्ड विथ ऑल्सो स्किल सेट. जो लोग उसको चला रहे हैं, रोबोट खुद से नहीं चलता, उसको चलाने वाले लोग हैं, वो सीख रहे हैं नई नई चीज़ें. तो सर्जन्स भी सीख रहे हैं नई नई चीज़ें, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें एक्सपर्ट हो रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं दूसरे लोगों को. सो आई थिंक एवरीथिंग इज कम टुगेदर. और हम लोग अभी मेडिकल फील्ड में, मुझे लगता है वी आर रीचिंग ए प्राइम एंड.
हाँ, तो स्किल वाइज प्राइम एंड तक अपन ऑलमोस्ट पहुंच गए, ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो बहुत ही बिकॉज मैंने ये जर्नी अभी ऑलमोस्ट लाइक 25 ईयर्स मेरे को प्रैक्टिस में हो गए जी। और 28 ईयर्स मेरे को यूरोलॉजी में हो गए, उसके 3 साल पहले मेरे को जनरल सर्जरी में हो गए, उसके 7 साल पहले मैं मतलब इससे जर्नी ऑफ 35-40 ईयर्स वी हैव आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड फॉर लास्ट 30 ईयर्स और मोर आई हैव ऑपरेटेड ऑल्सो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेवलपमेंट विच इज़ अफोर्डेबल टू अवर पीपल, विच वी कैन अफोर्ड टू डू, जो टेक्नोलॉजी हम खरीद सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं और हमारे पेशेंट को दे सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्टली सर, जाते जाते एक मैसेज, जितने भी पेरेंट्स आपको इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि बच्चे को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमने उसके एज ए यूरोलॉजिस्ट में बोल रहा हूँ कि उनके यूरिनरी पैटर्न्स थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा बच्चा कुछ अलग कुछ कर रहा है क्या, ये माँ बाप को देखना चाहिए। और जहाँ पे भी डाउट लगता है तो एक डेफिनेटली ओपिनियन लेने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली जब भी बच्चे डॉक्टर के पास लाए जाते हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस है कि माँ पिताजी लेके आते हैं कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो 95-96% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड विद नॉन इन्वेजिव मेथड्स। ओके। मतलब जस्ट आप थोड़ा जांच करो, थोड़ा काउंसलिंग करो, थोड़ा क्लिनिकली दे, उससे 95% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं मोस्टली। और वो जो 5% सीरियस प्रॉब्लम रहते हैं जो हमने डिटेक्ट किए, जो डिटेक्ट नहीं होते थे क्योंकि माँ पिताजी अवेयर नहीं थे, हाँ। वो बहुत बुरी बात है, वो इट फील्स बैड। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पे अपने को ऐसा लग रहा है कि अपनी बच्ची या अपना बच्चा थोड़ा सा एबनॉर्मली है, टॉयलेट हैबिट्स बराबर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, बार बार बुखार, डॉक्टर के पास जाके बुखार की दवाई लेनी पड़ रही है, तो डेफिनेटली यूरोलॉजिकल कॉजेस ध्यान में रख के, अवेयर होके हमने अपने डॉक्टर को जरूर बोलना चाहिए कि इसमें कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है क्या, कोई यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन। और अगर हम उसको प्रॉपरली सही वक्त पर डिटेक्ट करते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है और रिकवरी भी बच्चों की बहुत अच्छी होती है। यही मेरा मैसेज है सबको। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस इन हेलो डॉक्टर दिस सेगमेंट। मैं अंकित लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।